हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज दोस्त देखेंगे 1858 और 1858 का भारत परिषद अधिनियम और 1861 का, और तीसरा क्या है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों आपको मालूम होगा जब 1857 की क्रांति होता है, जब 1857 की क्रांति होता है तो इसमें उथल पुथल मच जाता है। ठीक है, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ आपको ज्ञान मालूम होगा कि बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल होता है, इसको जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किया जाता है, गठन किया जाता है, इस पर प्लस चिन्ह लग जाता है। और दूसरा बात यह है कि 1857 क्रांति होता है और उसके बाद में ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में हलचल मच जाता है और आगे चल करके ईस्ट इंडिया कंपनी को जो शासन हाथ में रहता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज हम लोग देखते हैं इसके माध्यम से इस अधिनियम को भारत प्रशासन में सुधार के लिए जाना जाता है। यानी कि यह अधिनियम जो है ना भारत प्रशासन में सुधार के लिए जाना जाता है। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अंत कर दिया गया। आपको अभी हमने बताया दोस्तों, तो क्या बोला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अंत कर दिया गया। तो प्रश्न बन सकता है किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अंत कर दिया गया। तो 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। क्लियर। आइए इसमें आपको बताया था जस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया था, यहाँ तक ये भी हो गया था। कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो ये जो है सो बीओसी राजनीतिक मामला को देखता था, ये है व्यापारिक मामला को देखता था। ठीक है, बीओसी और सीओडी को समाप्त करके भारत राज्य सचिव का पद लाया गया या भारत राज्य मंत्री का पद लाया गया भारत। ठीक है दोस्तों, आइए भारत सचिव को सहायता हेतु कितने सदस्यों की एक परिषद का गठन किया गया। तो 15 सदस्य, जिसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के और 7 सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी। ये चुनाव के माध्यम से इसमें कंपनी में रखा जाना अनिवार्य था। भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वह प्रतिवर्ष ब्रिटिश संसद में भारत का बजट प्रस्तुत करेगा। भारत सचिव को इस अधिनियम के माध्यम से यह अधिकार दिया गया कि प्रतिवर्ष ब्रिटिश संसद में बजट प्रस्तुत करेगा। क्लियर। तो दोस्तों आपको यहाँ बताया था कि 15 सदस्य जो एक परिषद गठन किया गया था, किसके लिए किया गया था। भारत जो सचिव है, भारत राज्य सचिव या भारत का राज्य का प्रधान सचिव या बोलिए भारत सचिव, ठीक है एक ही हैं, उनके सचिव को सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद का गठन किया गया था, जिसमें 8 क्राउन और 7 ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, से था। ईस्ट इंडिया कंपनी से था। इसमें जो था चुनाव के माध्यम से था। चलिए दोस्तों, भारत के अंतर्गत जो यह अधिनियम पारित किया गया है, भारत कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, इसमें आगे देखते हैं ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों के प्रशासन के रूप में गवर्नर जनरल। देखो आपको दोस्तों बता देते हैं, इसमें वायसराय और गवर्नर जनरल जो होता था, जो भारत को जो ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र था उसमें जो प्रशासन के रूप में था उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। और वही जो वायसराय था ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधि था, तो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय को जाना जाता था। याद रखिएगा, ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों को प्रशासन के रूप में गवर्नर जनरल कहा जाता था, और जब विदेशी रियासतें और राजाओं के लिए सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय कहलाता था। तो गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, लेकिन अगर भारत के सेंस में बोले तो हम जी बोलेंगे गवर्नर जनरल, अगर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में बोले तो हम लोग वायसराय बोलेंगे। ठीक है, तो भारत के गवर्नर जनरल से भारत को वायसराय बना दिया गया। याद रखिएगा दोस्तों, इस अधिनियम के तहत भारत के जो गवर्नर जनरल थे उसको वायसराय कर दिया जाता है। तो प्रथम वायसराय कौन बनता है, तो लॉर्ड कैनिंग बनता है। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। आपको ज्ञात होगा दोस्तों, भारतीय मामले संबंधी जो भी था वो अब संसद सीधा अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सत्ता का अंत हुआ। आपको मालूम होगा मुगल सत्ता का अंत कब हुआ था।
आप कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। भारत सचिव तथा भारत परिषद ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। इस प्रश्न को याद रखिएगा। भारत सचिव तथा भारत परिषद ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। आपको मालूम होगा दोस्तों, भारत सचिव के लिए एक परिषद का गठन किया गया था, वही है, ठीक है। प्रथम सचिव के रूप में लॉर्ड स्टैनली था, दूसरा चार्ल्स वुड था, तीसरा कौन था आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और लास्ट कौन था, लियो स्टोल, ऐसा ही कुछ करके नाम था, ठीक है, जो नहीं लिखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। हमने क्या बताया दोस्तों, 1858 में कहा गया फर्स्ट बात कि यह भारतीय प्रशासन में सुधार हेतु लाया गया था, कि भारत में अच्छा शासन प्रशासन हो, उसको लेकर के लाया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया गया था। दो बात हुआ, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त करके भारत का राज्य सचिव का पद लाया गया था, ठीक है। तो भारत राज्य सचिव को चाहता तो 15 सदस्यों का परिषद का गठन किया गया था, जो कि ब्रिटिश क्राउन से 8 था, ईस्ट इंडिया कंपनी से 7 था। ये चुनाव के माध्यम से होता था। भारत सचिव को यह अधिकार दे दिया गया कि प्रतिवर्ष ब्रिटिश संसद में भारत का बजट प्रस्तुत करेगा, और भारत सचिव तथा उसके परिषद को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। आपको इससे पहले आपको मालूम होगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो पारित अधिनियम था वेतन भत्ते, यहाँ देखिए दोस्तों, भारत सचिव, याद रखिएगा इस बात को, भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि प्रतिवर्ष ब्रिटिश संसद में भारत का बजट प्रस्तुत करेगा, और भारत सचिव तथा उसके परिषद को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ठीक है। इतना बात को याद रखिएगा दोस्तों। यहीं पर अब बात करें तो वायसराय, गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया, ठीक है। और वायसराय कौन बना था, लॉर्ड कैनिंग। चलिए आपको बता देते हैं फिर से, भारत के क्षेत्र को जो भी शासन प्रशासन को देखरेख करता था, यानी कि ये देखिए, ब्रिटिश भारत में क्षेत्रों को प्रशासन के रूप में, यानी कि ब्रिटिश के अधीन जो भी क्षेत्र था वो प्रशासन के रूप में गवर्नर जनरल कहा जाता था, और संसद, जो ब्रिटिश संसद था, पार्लियामेंट था, क्राउन था, उसके प्रतिनिधि के रूप में वायसराय कहलाता था। याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया, और मुगल सत्ता किस प्रकार से अंत हो जाता है। देखिए अब आते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। भारत सचिव कौन बने थे, लॉर्ड स्टैनली, दूसरा चार्ल्स वुड था, तीसरा आपको बताना है, चौथा आपको बताना है, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 दोस्तों, इस एक्ट द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गया, ठीक है। 3 जो सदस्य था प्रशासनिक था, 2 को सदस्य था जो विधि सदस्य था, जो विधिक जानकारी था, ठीक है। याद रखिएगा, 3 + 2, ये प्रशासन से था, ये 2 था विधिक सदस्य था। ये 3 भारतीय, जैसे कि बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, और दिनकर राव को विधान परिषद में 1862 में कैनिंग द्वारा मनोनीत किया गया। याद रखिएगा, 1861 के माध्यम से 3 भारतीय को बनारस के महाराजा और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में 1862 में कैनिंग द्वारा मनोनीत किया गया। यहाँ दोस्तों कभी कभी मिलेगा ग्वालियर के राजा सर दिनकर राव के जगह पे, तो इस बात को याद रखिएगा। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा मनोनीत किया गया, ठीक है। परिषद में 1862 में कैनिंग के द्वारा मनोनीत किया गया, ठीक है दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा। वायसराय को विशेषाधिकार और आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। प्रश्न बन सकता है किस भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, ठीक है, अध्यादेश, ठीक है। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार कहाँ प्राप्त हुआ, किस अधिनियम के तहत, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम के तहत 1861 के जरिए अध्यादेश जारी करने का प्राप्त हुआ। किसको, वायसराय अब अध्यादेश जारी कर सकता है आपात स्थिति में, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली की शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली की शुरुआत की, ठीक है दोस्तों, संविभागीय प्रणाली की शुरुआत की।
तो ये इसको बोलिए पोर्टफोलियो सिस्टम। तो ये संविभागीय प्रणाली का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि पद का बंटवारा होना, यानी कि जैसे कि होता है राष्ट्रपति का पद, मुख्यमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद वगैरह वगैरह, ठीक है। तो विभाग प्रणाली का जो शुरुआत होता है, विभागीय प्रणाली का जो शुरुआत होता है, लॉर्ड कैनिंग ने किया। भारतीय शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली कब शुरू होता है दोस्तों? 1861 में, याद रखिएगा। आइए, इस एक्ट में बम्बई मद्रास और प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने का शक्ति लौटा करके विकेंद्रीकरण का प्रक्रिया शुरुआत किया गया, ठीक है। पहले था कि अब छीन लिया गया था, एक बार था, एक बार हटाया, फिर अब की बार क्या किया कि दे दिया गया। तो बम्बई और मद्रास के जो भी प्रेसिडेंसी थे, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने का जो भी शक्ति था, अब उस शक्ति को लौटा दिया गया। अब वहाँ से अब लौटा करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। तो प्रश्न बन सकता है, किस अधिनियम में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हुई? बताइए दोस्तों। तो आपको मालूम है ये 1861 में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हुई। पहले था केंद्रीकरण, जब गवर्नर जनरल को पूरा अधिकार मिल जाता है, आपको बताए थे। चलिए, लॉर्ड कैनिंग को भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है, किस अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड कैनिंग को भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है? प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। किस अधिनियम के माध्यम से यह पता चलता है? तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से, ठीक है। पहली बार भारत के संवैधानिक इतिहास में विधान परिषद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस बात का, इसको साफ डायरेक्ट रट जाना है। पहली बार भारत के संवैधानिक इतिहास में विधान परिषद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, ठीक है। मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। इस चीज़ तो हम बता दिए थे। पोर्टफोलियो शुरुआत हुई, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, पोर्टफोलियो सिस्टम। ये चीज़ दोस्तों यहाँ भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें दोस्तों? तो हम लोग देखें भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस एक्ट में क्या कि उसमें कार्यकालीन जो परिषद के जो सदस्य थे उसको बढ़ा दिया गया, 4 से 5 कर दिया गया, 3-2, यानी कि 3 था प्रशासन से, 2 था विधिक सदस्य, ठीक है। और 3 जो भारतीय थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में 1862 में कैनिंग द्वारा मनोनीत किया गया। अध्यादेश जारी करने का विशेष स्थिति में वायसराय को अधिकार दिया गया, ठीक है। कैनिंग द्वारा जो है ना, पहली बार संविभागीय प्रणाली की शुरुआत किया। फिर बम्बई और मद्रास को कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। उसके बाद में देने के बाद क्या होता है कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और पहली बार संवैधानिक इतिहास में विधान परिषद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, ठीक है। मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ, ठीक है। तो इस विभागीय प्रणाली के शुरुआत कहाँ हुआ पोर्टफोलियो सिस्टम का? तो इसमें हुआ 1861 के भारत परिषद अधिनियम। आइए लास्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। यह एक्ट जो होता है दोस्तों, आपको मालूम होगा, जब कांग्रेस का स्थापना 1885 में होता है और उसके बाद में एक इल्बर्ट बिल होता है। इसके बाद आपको ज्ञात होगा कि 2 अधिवेशन होता है कांग्रेस का, 89 और 91, 1889 1891, शायद इसी तरह है, हाँ ठीक है। तो उसके बाद जो कुछ प्रस्ताव को जो है ना स्वीकृत किया जाता है, उसी के प्रभाव से लेकर के जो है ना ये पारित किया जाता है। तो देखिए यह एक जो है ना कांग्रेस को उग्रवादी नेता के प्रभाव से या दबाव से पारित किया जाता है, इस अधिनियम को, भारत परिषद अधिनियम को 1892 में। दोस्तों अगर इसका बात करते हैं, पामेस्टन थे बाद में, उसके बाद में क्या होता है, पामेस्टन जब त्याग पत्र दे देते हैं तो उसके बाद में लॉर्ड डर्बी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो अध्यादेश प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद में पारित होता है, जिसके माध्यम से यह आता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो यह एक्ट उग्रवादी नेता के प्रभाव से, ठीक है। यहाँ बताए थे पामेस्टन थे, त्याग पत्र दे देते हैं, लॉर्ड डर्बी बनते हैं यहाँ के PM, ठीक है। वो उसके बाद में यह पारित हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बेहतर कानून यानी कि बेहतर प्रशासन सुधार के लिए यह परिषद अधिनियम 1858 का जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तब भारतीय परिषद अधिनियम 1892 तो कांग्रेस को उग्रवादी नेता के प्रभाव से या दबाव से पारित किया गया था।
इसमें यह कहा गया था बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था, सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय के अधीन आप बजट पर बहस कर सकते हैं और प्रश्न का पूछने का अधिकार दिया गया था। निर्धारित समय के अधीन बजट पर बहस करना, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन प्रश्न के जवाब पर पूरक प्रश्न, अनुपूरक पूरक प्रश्न पूछने या बजट पर मतदान करने या कोई संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि निर्धारित समय के अधीन बजट पर बहस कर सकते हैं, प्रश्न सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार था निर्धारित समय के अधीन। अब कहा गया अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, संशोधन जो होता है उससे प्रस्तुत का अधिकार नहीं दिया गया। फिर प्रश्न के जवाब पर पूरक प्रश्न या अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का मतलब यही हुआ दोस्तों, जैसे कि आप वाणिज्य डिपार्टमेंट हो गया, बोर्ड, कोई बोर्ड हो गया, और विश्वविद्यालय के जो भी प्रतिनिधि जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे उसी के बारे में है, और बाद में आकर परिषद में विधान। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में क्या होता है कि इस अधिनियम द्वारा आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था का नाम होता है। इस अधिनियम में चुनाव शब्द का, हाँ ठीक है, देखिए इस बात को याद रखिएगा, इस अधिनियम द्वारा आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था का आरंभ होता है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था का नाम होता है। इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, भले अप्रत्यक्ष चुनाव के बाद हुआ, लेकिन ये चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इस बात को याद रखिएगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था इस लिख दिया है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था इसमें जाना जाता है निर्वाचन पद्धति। इसे पॉइंट डायरेक्ट पूछ सकता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम से, निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था किस अधिनियम से, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस अधिनियम से, किस में इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग कल देखेंगे दोस्तों। बात यह है कि दोस्तों कुछ और पॉइंट है, पॉइंट तो कुछ है नहीं, बात यह है कि दोस्तों अब हम लोग सोच रहे हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन रहता है सोल्व क्वेश्चन बैंक, उसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो से, और ये तो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप एक बार इसको देख लीजिए। 1858 का परिषद अधिनियम है, फिर और 1861 का है, फिर उसके बाद में 1892 का है। इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों 2 से 3 मिनट लगेगा बोलने में, लेकिन आप इसको उतार लीजिए, आप खुद से बोलने का कोशिश कीजिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, याद रखिएगा। बेहतर प्रशासन के लिए कौन सा एक्ट जाना जाता है, इस तरह प्रश्न बनाइएगा, या बेहतर कानून बनाने के लिए। ठीक है, और इसमें कौन था 1858 में, कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो त्यागपत्र दे दिया, और दूसरा कौन बन गया, लॉर्ड डॉडी बन गए। याद रखिएगा दोस्तों, विधेयक लाए थे जिसके कारण यह किसी कारणवश लॉर्ड डॉडी जो है ना त्यागपत्र दे, सॉरी पामस्टर्न जो है ना त्यागपत्र दे दिए थे। चलिए दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें कहा गया कि 3 भारतीय को जो विधान परिषद में मनोनीत किया गया कैनिंग के द्वारा। जो भी दोस्त इसमें हम भाषा का उपयोग किए हैं इसको हूबहू उतार लीजिएगा। ठीक है, और बार बार रिपीट कीजिएगा प्रश्न। इसमें 2 अगर हम चाहेंगे तो इसमें 2-3 प्रश्न हम बना सकते हैं। ठीक है, 1 लाइन में 2 लाइन में हम जो लिखा हुआ है अभी के लिए ही अच्छा होगा दोस्तों, रिवीजन करते रहिएगा, कोई भी पॉइंट को छोड़िएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद। आप इसको नोट कीजिए और याद रखिएगा।